Hello students, today we will discuss our next topic, that is equilibrium of a rigid body. Clear? Rigid body जैसे हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, clear? Movement of inertia, clear? About the rigid body rotations. तो आज हम करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी. आपके पास कोई भी बॉडी है, उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है, कब वो इक्विलिब्रियम पे होती है. क्लियर? तो नेक्स्ट दैट इज द फॉर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी टू कंडीशंस नीड टू बी सेटिस्फाइड. को जो भी आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है किसी भी रिजिड बॉडी का, कब होगा, जब जो आपके पास दो कंडीशंस हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, दो कंडीशंस वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाकर हम कहेंगे कि आपकी जो रिजिड बॉडी है वो किस पे है, इक्विलिब्रियम पे है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. ठीक है. फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया, देखो, अ रिजिड बॉडी इज सेट टू बी इन ट्रांसलेशनल. आपके पास देखो दो हम मोशंस, थ्री टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ते हैं. फर्स्ट इज ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल. ठीक है. आज हम जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में दिया हुआ है कि आपकी जो रिजिड बॉडी है उसको हम इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कहेंगे. कब? इफ इट रिमेन एट रेस्ट और मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी. कब कहेंगे कि जब जो आपकी बॉडी है वो या तो फिर आपके रेस्ट पे है, मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो है. ठीक है. या फिर मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा. कांस्टेंट मतलब वही हो गया ना कि चेंज नहीं हो रहा. ठीक है. किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तब हम कहेंगे कि आपकी जो बॉडी है वो किस पर है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे है. ठीक है. द नेट एक्सटर्नल फोर्स or the vector sum of all external forces acting on the body must be zero. क्लियर? ऑलरेडी ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ भी ये कहता है कि कोई भी बॉडी तब तक रेस्ट पे रहेगी और तब तक मूव करती रहेगी विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब तक हम उस पर एक्सटर्नली फोर्स नहीं लगाते. क्लियर? सिमिलरली फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम पे भी यही कह रही है कि कोई भी आपके पास रिजिड बॉडी है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे रहेगी. कब तक? जब तक या तो फिर वो रेस्ट पे है या फिर मूव कर रही है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, और तब तक जब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे. ठीक है. तो आपकी जो नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या हो जाएगी, जीरो. ऑब्वियस है, दैट इज एफ. इसको हमने समीशन आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस को डिनोट करने के लिए हम समीशन यूज करते हैं. आपके पास डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट एक्सटर्नल फोर्सेज लग रही हैं, तो उसको हमने समीशन में की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया. दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो. देन इट इम्प्लाइज दैट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी, आपकी जो नेट फोर्स है आपकी अलोंग द एक्स एक्सिस भी जीरो हो जाएगी, वाई एक्सिस भी जीरो हो जाएगी और जेड एक्सिस भी आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रही. तो तीनों आपके पास जो ट्रांसलेशनल होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है ना, एक्स वाई और जेड के अलोंग. क्लियर? तो उन तीनों में आपके पास जितनी भी फोर्सेज लग रही हैं एक्स के अलोंग, चाहे वो वाई के अलोंग है चाहे वो जेड के अलोंग है, वो क्या आ जाएंगे, जीरो. क्लियर? देन फर्दर देखो आप फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, दैट इज अ फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम. तो आपके पास फोर्स की वैल्यू क्या आ जाती है, मास इनटू एक्सेलरेशन. अब देखो अगर आपके पास नेट फोर्स जीरो है तो आपके पास एम ए भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए. तो अगर यहाँ से एम ए जीरो है, मास तो जीरो हो नहीं सकता, तो ए जो है आपका वो जीरो हो जाएगा. सो ए इज इक्वल्स टू जीरो. ए को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर आपके पास अब यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ वी जीरो हो गया आपके पास, इट मीन्स जो आपकी वेलोसिटी है या तो वो जीरो है या फिर क्या एक कांस्टेंट है. तो यही हमने फर्स्ट कंडीशन में कहा था ना कि आपके पास जो भी आपकी रिजिड बॉडी है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कब जब या तो फिर जो उसकी वेलोसिटी है वो जीरो पे है, मतलब या फिर रेस्ट पे है, या तो फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है. तो यहाँ से भी हमने प्रूव कर दिया. देखो अगर कोई उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो उसकी वेलोसिटी या तो कांस्टेंट आएगी क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, जीरो, या फिर जीरो आएगी क्योंकि जीरो का डेरिवेटिव है जीरो. क्लियर? आगे देखो, इफ द बॉडी इज एट रेस्ट इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी स्टैटिक इक्विलिब्रियम. स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट, कि जब आपकी जो बॉडी है, रिजिड बॉडी है, वो रेस्ट पे है. ठीक है. तो उस इक्विलिब्रियम को क्या कहेंगे आप, होगा तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ही है ना, लेकिन उसको नया नाम दे देंगे, दैट इज स्टैटिक. स्टैटिक मीन्स रेस्ट.
ठीक है। जो भी बॉडी आपकी रेस्ट पे है तो उसको आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। अगर आपकी जो बॉडी वो यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्मली मोशन में मूव कर रही है, तो उस इक्विलिब्रियम को हम क्या कह देंगे, डायनामिक, ठीक है। उसके बाद फर्दर देखो, हम फोर्स की ये वैल्यू होती है दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने 6th चैप्टर में भी ये एक्सप्रेशन किया था कि जो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन होता है आपका, ये होता है फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस du/dr। तो आपकी अगर आप फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो इट मीन्स ये भी आपका जीरो हो जाएगा, क्लियर। तो इट मीन्स यू जो है आपकी पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, ठीक है। इससे भी यही वही प्रूव हो रहा है कि अगर आपकी एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो आपकी जो नेट पोटेंशियल एनर्जी है जो भी उस पर बॉडी पर लग रही है दैट इज ऑल्सो जीरो। अब सेकंड देखो आपके पास क्या है, सेकंड कंडीशन है दैट इज द सेकंड कंडीशन ऑफ अ इक्विलिब्रियम, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में हमने देखा था ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था। अब जो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द रोटेशनल इक्विलिब्रियम के, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, अ रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। रोटेशनल, वहां पे ट्रांसलेशनल किया था, अब यहाँ पे क्या किया था हमने, रोटेशनल। इफ द बॉडी डज नॉट रोटेट, क्लियर वही चीज होगी, रोटेशनल हो गया आपने क्या सर, अगर वो बॉडी रोटेट नहीं करी या फिर रोटेट कर रही है विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो हम रोटेशनल में टर्म्स चेंज हो जाती है, सारा जो टर्म्स है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाती है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स की जगह पर टॉर्क आ जाता है, क्लियर। तो सिमिलरली वही कंडीशंस है सारी, बस टर्म्स चेंज है कि अगर आपकी जो बॉडी है रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे है, कब है, जब वो रोटेट नहीं कर रही, इट मीन्स उसकी जो वेलोसिटी वो जीरो है, या फिर रोटेट कर रही है विद एंगुलर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। फॉर द नेट एक्सटर्नल टॉर्क, यहाँ पे देखो टॉर्क की बात हो रही है ना, वहां पे ट्रांसलेशनल में क्या होता है फोर्स, तो यहाँ पे उसकी फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क लिखते हैं। तो द नेट एक्सटर्नल टॉर्क जो है आपका, या फिर उनका वेक्टर सम वो क्या हो जाए आपके पास, जीरो। तो हम कहेंगे कि जो आपकी बॉडी है वो किस पर है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इनफैक्ट अ बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम व्हेन एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मूवमेंट्स, ठीक है। मूवमेंट्स, अगर एल्जेब्रिक सम लेंगे ऑल द मूवमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट एन फिक्स्ड पॉइंट एक्सिस इज जीरो, ठीक है। या तो फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड देखते हैं हम, या फिर एक्सिस के अराउंड देखते हैं। अगर उनका एल्जेब्रिक सम किनका, मूवमेंट्स का जीरो हो जाए, तब भी हम कहेंगे कि जो आपकी बॉडी है वो कहाँ पे है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे है। अब यहाँ पे देखो, मैंने एक पिक्चर बनाई है, यहाँ पे सीसॉ जैसी पिक्चर है। सीसॉ में तो जनरली क्या होता है कि सीसॉ आपने ऑब्वियस आपने प्ले भी किया होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि आपके पास ऐसे बैठने के लिए होता है, यहाँ पे 2 पर्सन्स होते हैं, यहाँ पे ऐसे बैठ रहे होते हैं और वो बिल्कुल सेंटर पे उस पर बैलेंस हुआ होता है। एक पर्सन यहाँ पे होता है, एक पर्सन यहाँ पे बैठा होता है, तो वो आपस में एक दूसरे के पास सीसॉ करते हैं, क्लियर। लेकिन वहां पर क्या होता है कि जो आपका ये वाला पॉइंट है, जो हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे अगर इसको, तो बिल्कुल सेंटर में होता है, ठीक है। अगर इधर उधर हो, अनबैलेंस हो जाता है, वही चीज होती है ना, यहाँ पे अनबैलेंस हो गया, ठीक है। अनबैलेंस, बैलेंस का मतलब हो गया इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो सिमिलरली अब यहाँ पे एक पिक्चर बनाई है, जस्ट हमने ये ओ पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, हम इसको कहीं भी ले सकते हैं, हम जस्ट उनका रिजल्ट देखना है क्या आएगा। तो एक इधर पॉइंट ए है, ये पी बी हो गया, इस तरफ जो आपकी फोर्स लग रही है F1 लग रही है, इस तरफ जो फोर्स लग रही है आपकी वो क्या लग रही है, F2, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज में, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है ग्रेविटेशन का रूल सभी फॉलो करते हैं, ये भी नीचे आने की कोशिश करेगा, ये भी नीचे आने की कोशिश करेगा, क्लियर। तो इसका जो ए पॉइंट का डिस्टेंस है ओ से L1 मान लिया, बी का ओ पॉइंट से क्या मान लिया, L2, ठीक है। तो अब ये फोर्स ऐसे लग रही है, नीचे की तरफ ऐसे लग रही है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज आएगा और ये वाला आपका क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स, मूवमेंट आपके पास किसके इक्वल होती है, एफ आर की जगह पर हमने क्या लिख लिया, L1 डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस। सिमिलरली F2 इंटू आर, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन आपस में क्या है, ऑपोजिट है। हम इसको इक्वल और ऑपोजिट नहीं लिख सकते क्योंकि हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि इनकी डायरेक्शन क्या है, आपके पास ऑपोजिट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, दोनों की ऑपोजिट है ना, तो इसलिए हमने क्या यूज किया, नेगेटिव साइन यूज किया यहाँ पे, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू 0। अब देखो टॉर्क क्या होता है आपके पास, हमने जनरली किया था F क्रॉस R, सॉरी R क्रॉस F, ऐसे लिख सकते हैं ना, टॉर्क इज इक्वल्स टू
आर क्रॉस एफ, मतलब आर क्रॉस एफ लिख सकते हैं ऐसे हम, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो एफ की जगह पर फोर्स F1 ले ली टॉक 1 के लिए, ठीक है। आर की जगह पर डिस्टेंस ले लिया, दैट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन और पॉइंट ऑफ रोटेशन, दैट इज L1, ठीक है। सिमिलरली टाउ 2 लिख लिया, F2 क्रॉस L2। अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिया क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही है फोर्स, और यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया क्योंकि ये क्लॉकवाइज जा रही है। ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में प्रिस्क्राइब कर दिया था कि कब हमने नेगेटिव लेना है, कब पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो इस दोनों की वैल्यू यहाँ फिल कर दी हमने। यहाँ पे टाउ 1 माइनस माइनस प्लस होकर टाउ 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका जो नेट एक्सटर्नल टॉक है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, 0। समीशन आपको पता है क्यों यूज करते हैं, जब आपके पास नंबर ऑफ सम्स हो टॉक किसी भी गिवन क्वांटिटी के, क्लियर। फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम टोटल एंगुलर टॉर्क ऑन द बॉडी मस्ट बी 0। कुछ नहीं है, सिंपल है, जैसे हमने ट्रांसलेशनल में किया था कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0 होगी। तो यहाँ पे फोर्स की जगह पर हम जो आपकी रोटेशनल फोर्स होती है उसको क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे कब होगा, जब उसकी जो टोटल एक्सटर्नल एंगुलर टॉर्क जो है आपका एंगुलर टॉर्क, ठीक है, वो क्या होएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, टॉर्क एक्सटर्नल हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, द रिलेशन बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। तो वो क्या था, टॉर्क इज इक्वल्स टू dl/dt, ठीक है। अगर आपके पास टॉर्क 0 हो गया इट मीन्स dl/dt भी क्या हो गया आपका 0। अगर ये 0 हो गया इसका डेरिवेटिव, इट मीन्स जो आपका L है वो क्या है, कांस्टेंट है, क्लियर। सिंपली वही चीज हो गई। सिमिलरली एक और रिलेशन देख लिया हमने यहाँ पे, टॉर्क किसके इक्वल है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर आपके पास ये वाली चीज 0 है तो ये भी 0 हो जाएगी, ठीक है, ये 0 हो जाएगी। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 हो नहीं सकता, आपका अल्फा 0 हो जाएगा। अल्फा क्या है आपके पास, एंगुलर एक्सेलरेशन। इट मीन्स आपकी जो रिजिड बॉडी है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे है, कब, जब उस पर जो एक्सटर्नल टॉर्क लग रही है वो क्या है, 0 है। अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है इट मीन्स उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है और आपका एंगुलर एक्सेलरेशन जो है 0 है। इट मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है, इट मीन्स वो रोटेट नहीं कर रही, कोई भी इस पर रोटेशनल फोर्स नहीं लग रही, क्लियर। तो वो किस पर रहेगी, इक्विलिब्रियम पे रहेगी, क्लियर। ये सिंपल ओवरव्यू देख लो इस पूरी टॉपिक का। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, इसमें 2 कंडीशन आती है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दैट इज फॉर द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस पर नेट फोर्स 0 तो वेलोसिटी 0 कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाती है, हमने पोटेंशियल एनर्जी भी देख ली। सेकंड कंडीशन किसके लिए, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। सिंपल कर लिया कि एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो उसका मतलब आपका एंगुलर एक्सेलरेशन 0, तो मतलब बॉडी रोटेट नहीं कर रही। ओके, थैंक यू।